नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर हंसादीप की लिखी हुई कहानी सद्य प्रसूता। हिंदी साहित्य में पीएचडी डॉक्टर हंसादीप कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में वे यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में हिंदी कोर्स डायरेक्टर एवं भारत में भोपाल विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक रह चुकी हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। एकाएक बा के पेट में दर्द उठा। समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। पेट में मरोड़े उठने लगे, ऐसे कि खड़ा ना रहा जाए, बैठा भी ना जाए, और लेटने में तो अंतड़ियाँ और ज़्यादा उछलने कूदने लगे। भूख से पेट में चूहे दौड़ने वाली बात तो सुनी थी, मगर यहाँ तो भरे हुए पेट में हाथी जैसे दौड़ रहे थे। अपनी सूंड हिला हिला कर भीतर तबाही मचा रहे थे। शरीर फटा जा रहा था। लगता था जैसे अभी विस्फोट होगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा। सब कुछ। असहनीय पीड़ा से बात तड़प रही थी। आंसू झरझर बहने लगे थे। दोनों आंखों से नदियों के उद्गम सा तीव्र प्रवाह तेज गति पकड़ रहा था। बेलगाम बहता खारा खारा पानी। चेहरा थका हुआ और बाल उलझे हुए। वो लाल सिकुड़ी हुई आंखें किसी अज्ञात डर को पनाह देती लग रही थीं। चेहरे के गड्ढे रोज के बजाय ज्यादा उभर कर सामने आते दिख रहे थे। बेटी पग्गू बेहद चिंतित हो गई। आज तक बा को इस कदर असहाय नहीं देखा था। पहले भी तो बीमार हुई थी बा, कई बार हुई, लेकिन कभी आंखों में आंसू नहीं आए। बीमारी में, वो भी पेट दर्द में, इस तरह घबराना बा की प्रवृत्ति में बिल्कुल नहीं था। एक बारगी लगा बा नहीं, कोई और ही इंसान थी। जरूर कोई गंभीर बात होगी। छोटी मोटी तकलीफ में बा के ऐसे आंसू नहीं बहते। सदाबहार बा की अपनी चिर परिचित जीवंतता के कोई चिन्ह नहीं थे। क्या करे क्या न करे। आज घर में कोई नहीं है। विपुल भी शहर से बाहर है। पग्गू को अकेले ही बा को संभालना होगा। सबसे पहले अपने प्राइमरी फिजिशियन को फ़ोन किया। उनके क्लिनिक के फ़ोन पर छुट्टियों पर जाने का संदेश बज रहा था। अब एक ही विकल्प था, वॉक इन क्लिनिक में जाए। बा की हालत को देखकर किसी वॉक इन क्लिनिक में जाने के बजाय करीबी अस्पताल के इमरजेंसी सेक्शन में ले जाना उचित समझा। तत्काल गाड़ी निकाली। बा से कहा, बा आप आराम से बैठो गाड़ी में, हम अस्पताल जाएंगे। बा ने निढाल होकर खुद को कार की सीट पर पटक दिया। अस्पताल पहुंचने में कम से कम 20 मिनट का समय लग गया। उतनी देर तक बा का मौन, आंखें बंद कर पड़े रहना किसी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा था। अस्पताल का इमरजेंसी सेक्शन किसी मेट्रो स्टेशन की तरह खचाखच भरा हुआ था। कुछ लोग बैठे, कुछ खड़े, तो कुछ नर्स और वार्ड बॉय के साथ गंतव्य तक जाते हुए नजर आ रहे थे। कभी किसी बाएं काउंटर से नाम पुकारा जाता तो कभी किसी का दाएं से। अपने नाम को सुनकर मरीज और घर वाले दौड़ पड़ते थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। बहुत हो हल्ला था। नए लोग आते, खोजती निगाहों से अपनी बारी का इंतजार करते। साफ सफ़ेद चकाचक फर्श पर लाल, हरे और पीले तीर के निशान एक कॉरिडोर से दूसरे में जाने का संकेत दे रहे थे। हर बीमारी से संबंधित इलाज के लिए मरीजों को दिशा निर्देश देते हुए मरीज और अस्पताल कर्मी इन्हीं निशानों के साथ गंतव्य तक पहुंचते। किसी ओर चोट लगे लोग जा रहे थे तो किसी ओर तत्काल इलाज और गंभीर बीमारी वाले लोग। विभागों का बंटवारा कुछ इस तरह था जो सिर्फ अस्पताल कर्मियों को समझ में आता था। मरीज सिर्फ उनका अनुकरण भर करते। इलाज की प्रतीक्षा में बा के लिए धैर्य रखना मुश्किल था। सिवाय बा को सांत्वना देने के पग्गू कुछ नहीं कर सकती थी। 2 घंटों की प्रतीक्षा के बाद बा का नंबर आया। एक नर्स के साथ चलते हुए 2 कॉरिडोर को पार करके तीसरे में एक कियोस्क में पहुंचे। अंदर शांति थी। बा को लेटने के लिए पलंग और कंबल मिल गया था। कुछ मिनट और प्रतीक्षा के बाद एक युवा नर्स आई। मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछताछ की। कागजों के साथ जाते हुए डॉक्टर के शीघ्र आने का संकेत भी दे गई। अंततः बहुप्रतीक्षित डॉक्टर के प्रवेश ने पग्गू और बा दोनों को राहत दी। गहन चेकअप के बाद डॉक्टर ने भर्ती करने के लिए कहा।
साथ ही बताया, आपकी मम्मी को स्टमक फ्लू है। उम्र को देखते हुए घर भेजने की रिस्क नहीं ली जा सकती, इसीलिए 3 दिन मेडिकल केयर में रखेंगे। पग्गू विस्मित थी। 3 दिनों के लिए भर्ती होने का संदेश बा के लिए दोहराया। बा हैरान परेशान। अस्पताल में भर्ती होने की बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी। कुछ तो खाया नहीं, पेट को हुआ क्या? हमेशा खाने से स्टमक फ्लू नहीं होता बा, बैक्टीरिया से होता है। मैं तो घर की घर में रहती हूँ, मेरे पेट में कैसे घुस गया बैक्टीरिया? बा की आंखों में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट का मिला जुला तेवर था। बा, कभी तो कुछ होगा ना आपको? बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों से आपने कैच कर लिया होगा। हाँ, पर अस्पताल में रखने की ज़रूरत क्या है? दवाई ले लो और घर चलो, कल सुबह दिखाने फिर आ जाएंगे। बा, आप शांत रहो, आप डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को उसका काम करने दो। इलाज शुरू हो तब तक उल्टी और दस्त भी शुरू हो गए थे। बा की हालत और पतली हो रही थी। 2 घंटों तक इमरजेंसी केयर में रखने के बाद बा को 3 दिनों के लिए कमरा अलॉट किया गया। पग्गू जानती थी कि एक अकेले कमरे में बा को अच्छा नहीं लगेगा। आसपास लोग हों तो बा का मन रम जाएगा। प्राइवेट कमरे में जंगल जैसी वीरानी बीमार बा को बहुत चुभती, इसीलिए साझा कमरा लिया था। पग्गू को काम पर जाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, ऐसे तमाम सारे काम के बाद ही अस्पताल आना संभव था। पूरे समय वहाँ रह नहीं सकती थी। कमरे के 4 कोने, 4 पलंग, 3 मरीज। एक पलंग खाली पड़ा था। सब लोग चुपचाप पड़े थे, कहीं कोई हलचल नहीं, अपनी अपनी मशीनों से बंधे हुए, मानो जिंदगी की डोर मशीनों के कांटों पर हो। कांटा रुका, डोर टूटी। चलो, ये कमरा तो कम से कम भरा पूरा है। पग्गू ने राहत की सांस ली। बा का समय कट जाएगा। एक कमरे में 3 अलग अलग देशों के मरीज। पास के पलंग वाला चीन का था, चेहरे से पहचाना जा सकता था। चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस के लोग सभी एक जैसे दिखते। बा के लिए सभी चीनी थे। एक और मरीज था, गोरा, शायद मूल रूप से यूरोप के किसी देश से होगा। बा को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना जारी था। नींद अभी कोसों दूर थी, परंतु छटपटाहट कम हुई थी। अभी बा को भर्ती हुए कुछ घंटे बीते थे कि उनकी तेज नज़रों में बहुत कुछ समा गया था। कमरे से बाहर के काउंटर, आते जाते लोग, दूर खिड़की से झांकती सूरज की रोशनी और सड़क पर बहते गाड़ियों के रेले। डॉक्टर, नर्स सारे इधर से उधर आते जाते, कभी मेज पर, कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए लोगों के जीवन का लेखा जोखा रखते। कुछ ही देर में गोरे आदमी के पलंग पर हलचल शुरू हुई। शायद उसके घर के लोग आए थे। आज छुट्टी मिल रही होगी, तभी तो सुबह सुबह घर वाले दिख रहे थे, वरना सब काम के बाद शाम को ही दिखाई देते। अब कमरे में 2 पलंग खाली थे और 2 पर मरीज थे। एक पर एक चीनी आदमी चैन और दूसरे पर बा। चैन 40 या 45 से ज़्यादा उम्र का नहीं था, 50 भी हो सकता था। अस्पताल में किसी की उम्र का अंदाज लगाना मुश्किल था। बीमारी में, मशीनों में जकड़े लोग कुछ ज़्यादा ही बूढ़े दिखाई देते थे। पीड़ित चेहरे, निराशा से भरे, तन से मन से, जिंदगी से हारे। उन्हें देखने के लिए आते नर्स और डॉक्टर देवदूत से लगते, ताज़ा और खुशनुमा चेहरे, मुस्कुराते हुए। लगता ये ज़िंदगी असल में ज़िंदगी है, सुबह की ताजगी लिए खुशनुमा बयार से खिले फूलों की तरह। निस्पृह और कुम्हलाए मरीजों के चेहरों की विवशता उन्हें देखते ही अनायास कुछ कम हो जाती। वे गौर से देखते रहते जिंदगी के उन रहनुमाओं को, जो कभी कंप्यूटर पर झुके होते तो कभी कागज़ों पर, कभी अपनी आवाज़ में मरीजों को रिपोर्ट रिकॉर्ड करते हुए। शब्द दर शब्द, टक 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 अंकित होता जाता। मशीनों पर निर्भर जिंदगियां कितनी बेबस लगती जब उनके चेहरे पीड़ा और निराशा से निढाल किसी आशा की किरण को खोजते। इन डॉक्टरों के चेहरों पर कागज़ों के अक्षरों के बीच और टकटक करती मशीनों की ध्वनियों में तमाम मरीजों की लाइफलाइन होती। सच, मरीजों का जिंदगी नामा उन्हीं हाथों में था। कभी आशा बांधते थे तो कभी निराशा के सागर में डुबो देते। उनका काम ही ऐसा था। रिपोर्ट आते ही अपने मरीज का जीवन चक्र उनकी आंखों के सामने घूम जाता। कितने दिन, कितनी रातें शेष।
अस्पताल में, घर में या फिर इस दुनिया में। अपने मरीज को मरते हुए देखना, ठीक होते हुए देखना, मशीनी दिमाग का मशीनों पर काम। मशीन आंकड़ों में अपने निर्णय सुनाती, फिर डॉक्टर उन्हें शब्दों में बदलकर मरीज को, उसके रिश्तेदारों को बयां करते। अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद सब कुछ भूलकर घर चले जाते। बा के सामने वाले पलंग पर बीमार चैन को पता नहीं क्या बीमारी थी कि वो बिस्तर गंदा कर देता था बार बार। नर्स आती, चिल्लाती। बेचारी, दुर्गंध के साथ शरीर को साफ करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। आखिर एक पुरुष नर्स को भी उसकी देख रेख के लिए तैनात किया गया था, लेकिन वो छुट्टी पर था। चैन के पलंग की खामोशी कमरे की खामोशी से कहीं ज़्यादा थी। न उसे कोई देखने आता था, न ही वो किसी से बात करता था। एक अकेला अपने पलंग की कैद में। बार बार घंटी बजाता, मानो चुप्पी तोड़ने के लिए शोर उसे भा गया हो। नर्स के आते ही झिकझिक करता। नर्स जवाब नहीं देती, सुनती, लंबी सांस लेती और चली जाती। इधर बा के शरीर को थोड़ी राहत मिल रही थी, उधर उसका घंटी बजाने का सिलसिला चालू हो गया। नर्स अनसुना करती रही। चैन को बीमारी और चिड़चिड़ाहट दोनों ने पूरी तरह जकड़ लिया था शायद। इधर तकलीफ का एहसास हुआ नहीं कि चिढ़ना चिल्लाना शुरू। वो बड़बड़ाता रहा, अंग्रेजी में बोल रहा था, लेकिन लग रहा था कि चाइनीज़ में कुछ कहा। वो कोई भी भाषा बोले समझना मुश्किल ही था। बिना रुके उसका घंटी बजाना जारी रहा। बा को झपकी लग रही थी। मुश्किल से आई नींद में खलल पड़ा तो पूरी ताकत से चिल्लाई, ए चैन्या चुप कर, तेरे अलावा भी लोग हैं इस कमरे में, चिल्लाए जा रहा है। पहले तो वो डरा। भाषा न समझने के बावजूद इतना तो समझ गया था कि उसकी झिकझिक से परेशान होने की शिकायत थी। इस अकस्मात पड़ी डांट से वो सहम गया था, लेकिन फिर से चिल्लाने लगा। उंगली होठों पर रखकर बा ने दोहराया, अब और चिल्लाया तो कमरे से बाहर निकाल दूंगी। चुपचाप पड़ा रहे, सोने दे वरना तेरी खैर नहीं। बा ने पलंग से उठने की कोशिश करते हुए साड़ी के पल्लू को खोसा और फिर से पलंग में धंस गई। पहले तो उसने बा पर आंखें तरेरी, पर बा के तेवर और लगातार डांटने से सचमुच सहम सा गया। मुंह पर कंबल खींचकर चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर में घर खाना लेने गई पग्गू लौट आई। केम छो बा? बा ने ना में सिर हिलाया और पग्गू से उसकी शिकायत करने लगी। आ चेन्यो खूब चीसो पाड़े, मने ऊँघवा नथी देतो। अर्थात ये चेन्या खूब चीखता है, मुझे सोने नहीं देता। इनकी बातचीत का अर्थ शायद चैन समझ गया। कहने लगा, तुम लोग भी बोलते रहते हो, चुप नहीं रह सकते? इधर शाम हुई नहीं कि तुम्हारी चे 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 शुरू और मुझे ब्लेम करते हो। तो क्या, घर वाले आएंगे तो बात करेंगे ना? बकर बकर मत कर, आवाज़ निकाली तो गेट आउट कर दूंगी। बा ऐसा नहीं कर सकते, शांति रखो। पग्गू के लिए बा का यह रौद्र रूप अकस्मात था। बीमारी ने इस कदर परेशान किया था कि भीतर का स्नेह और ममता विपरीत खेमे में जा बैठे थे। हालांकि चैन और बा की नोकझोंक में कौन क्या बोल रहा था किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आता था। हाँ, इतना ज़रूर पता चल जाता कि एक दूसरे पर चिढ़ रहे हैं और जी भरकर सुना रहे हैं। पग्गू ने चैन को समझाने की कोशिश की, तुम दोनों बीमार हो, आराम करो। इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अपनी माँ को समझाओ, जब देखो तब डांटती रहती है। बा शांत रहा करो, अस्पताल में ऐसे कैसे चलेगा? कभी पग्गू को बा की भलमनसाहत से परेशानी थी, आज उनके गुस्से ने नाक में दम कर दिया था। इस विवाद को सुलझाने का एक ही तरीका नजर आया कि बा को खाने के लिए कह दे। कम से कम इतनी देर तो चुप रहेंगी। बा, भूख लगी हो तो कुछ खा लो। बा ने घर से लाई खिचड़ी पर ध्यान दिया। एकाएक भूख ने अपना सिर उठाया। चम्मच से घी की परत से सजी पतली खिचड़ी पापड़ के छोटे टुकड़े के साथ खाने लगी। पिछले 2 दिनों से जबान स्वाद भूल गई थी। आज फिर से चम्मच भर खिचड़ी ने आंखों में सुकून दिया। बा के पेट में अन्न के दाने गए तो ममता उभर आई। चैन की ओर देखते हुए बोली, तेरा कोई नहीं है जो तुझे देखने आए? वो घूर घूर कर बा को देख रहा था। पग्गू ने सोचा ये समझौते के लिए अच्छा समय है। पग्गू ने उसे अंग्रेजी में बताया कि बा क्या कह रही है। चैन ने सिर हिलाया, कोई नहीं, कोई होता तो आज मेरे लिए भी खाना लाता। पग्गू ने कहा,
कोई बात नहीं, अभी अस्पताल वालों का भी समय हो गया है खाना लाने का, आपका खाना आता ही होगा। वो बा को खाते हुए देखता रहा। कुछ बोलना चाहता था लेकिन चुप रहा। जानता था कि कुछ भी बोलेगा तो इस ओल्ड लेडी के खाने में खलल पड़ेगा और वो चिल्लाएगी। 2-3 बार दोहराना पड़ेगा सो अलग। उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी बात समझ लेती थी, पर बार बार दोहराने के बाद। अगली सुबह फिर से उसे दौरा पड़ा। नर्स को बुलाने का और चिल्लाने का सिलसिला एक बार फिर जोरों पर था। बा आपे से बाहर हो गई। उतनी ही जोर से चिल्लाई, तेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चुप कर। बेचारे तेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, आवाज नहीं। श्श, नो नो, यू श्श। बा ने अपना सिर ठोकते हुए मुंह फेर लिया। इससे माथा कौन पचाए। एक जमाना था जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था। इस बेचारे को मालूम पड़ गया होगा कि डोकरी गुज्जू है, इसीलिए चिक चिक करता है। गुज्जू चीनी के नाम पर बा को तरस आ गया। बापड़ो, एना थीसू कामे माथो खराब चेनूड़ा, सोने की कोशिश कर। मैं कैसे सोऊं, नींद आती नहीं। ऐसे बा ने आंखें बंद करके समझाया, मानो वो 1 साल का बच्चा हो। अब चैन समझ गया कि ओल्ड लेडी अच्छे मूड में है। उसने नरम आवाज में कहा, तुम्हें देखकर मेरी माँ याद आती है, वो भी खूब डांटती थी मुझे। माँ जैसी समझा है तो माँ जैसी डांट भी खा और बात भी सुन। इतना चिल्लाता क्यों है? चुपचाप रहा कर। नर्स को तंग करेगा तो गुस्सा करेगी ही। देख मैं चुपचाप हूं कि नहीं, कभी तेरी तरह चिल्लाती नहीं। वो छोटे बच्चे की तरह सिर हिलाता रहा, मानो जो बा कहेगी वही करेगा। छत को ताकता रहा, फिर बा को देखा। बा ने कहा, क्या कहना है बोल, जो कहना है कह दे, ज़्यादा सोच मत। सोच विचार कर कुछ देर बाद उसने मासूमियत से पूछा, ये माएँ बच्चों को छोड़कर क्यों चली जाती हैं? एक दिन सबको जाना ही पड़ता है, कोई अमरजड़ी खाकर नहीं आया इस दुनिया में। बा की आवाज़ में कर्कशता थी, जीवन की सच्चाइयों की, बीमार शरीर की या फिर अस्पताल की ज़मीन की। उसकी चुप्पी देख बोली, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ ही है, जरा आंखें बंद कर और देख। जब तक ना दिखे आंखें खोलना मत, सबूरी रखना जरा। उसने आंखें बंद की और शायद माँ की याद में खोते हुए उसे नींद लग गई। नींद लगी तो आराम मिला, और आराम मिला तो गिले शिकवे फुर्र हो गए। चिल्लाता हुआ वो कमरा अब शांति से भरपूर था। इधर बा के खर्राटे और उधर चैन के, दोनों में प्रतिस्पर्धा सी थी, कौन ज़्यादा गहरी नींद सोता है। अगली सुबह दोनों की तबीयत बेहतर थी। खाने को मन कर रहा था, बातें करने को भी। भाषाओं के टकराव में एक दूसरे की आधी अधूरी बातों को समझने की भरपूर कोशिश होती। हर शब्द नहीं, परंतु अहम हिस्सा जरूर समझ में आ जाता। वो ठीक होने लगा। जो कई दिनों से रात रात भर नर्स को बुला बुला कर घंटी बजाता था, वही अब पूरी रात खर्राटे में निकाल देता। एक बात का आश्वासन मन में बैठ गया था कि उसकी माँ उसके साथ ही है। उम्मीद की किरण कमरे के उस कोने से इस कोने तक फैल गई। थोड़ा ठीक होने पर बा उसके बारे में इतिहास भूगोल सब जानने की कोशिश में लग गई। अकेला क्यों है वो? घर परिवार कहाँ है? कोई तो होगा, इस देश में नहीं तो इसके अपने देश में। पूछने का एक आसान तरीका यही था, घर जाओ, तुम्हारे बच्चे रास्ता देख रहे होंगे। तुम्हारे बच्चे आते हैं, मेरा तो कोई नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, घर क्यों जाना? पगले, अस्पताल घर नहीं होता। तो क्या करूँ, वहाँ मेरा कोई नहीं। जिस दिन जाना होता उस दिन मेरा पेट दुखने लगता, बीपी भी बढ़ जाता। यूं एक एक दिन करके टालता जाता हूँ मैं, यहीं मरना है मुझे। बा ने डांटते हुए कहा, आज मरने वाला हो तो ही यहाँ रुक, वरना घर जा। कितने दिन ऐसा करेगा? मरने से पहले ही तू मर गया। घर जा और कुछ काम ढूंढ अपने लिए। पड़े पड़े कब तक खाता रहेगा? क्या पता ऐसे करते सालों निकल जाएं। उसे समझ में नहीं आया। बा ने शब्दों को चबाते हुए फिर से कहा, आज मरने वाला है क्या? तू कब मरेगा तुझे नहीं पता है ना? क्यों मरने से पहले मर रहा है? मरने की राह देखते पता नहीं कितने साल इस बिस्तर पर गुजारेगा। क्या पता साल के साल गुजर जाएं। सालों तो ऐसे नहीं चला जा सकता ना। जा बाहर जाकर जी। बा ने जो कुछ कहा उसके पल्ले कितना पड़ा पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी उसने सुना समझा कोई जवाब नहीं दिया।
बा की छुट्टी होने वाली थी। पग्गू से उसका फ़ोन नंबर ले लिया। बा ने हाथ हिला हिला कर विदा ली। बा के जाने के बाद उसके कानों में बा की आवाज़ गूंजती रही, आज मरने वाला है क्या, आज मरने वाला है क्या। और उस आवाज़ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जल्द ही कमरे के दोनों बतियाते पलंग अब खामोश थे, किसी नए मरीज के इंतज़ार में। अस्पताल के ये दिन भूली बिसरी यादों में कहीं गुम हो गए थे। जिंदगी आगे बढ़ती रही। एक दिन पग्गू के फ़ोन की घंटी बजी। वो कौन कौन करती रही, शायद समझ नहीं पा रही थी कि उस ओर कौन है और क्या चाह रहा है। हॉस्पिटल, बा, चैन, ये शब्द समझ में आते हुए पहचान गई। ओ हाँ, वो अस्पताल वाला, बा का दुश्मन। वो बोला कि वो बा से मिलना चाहता है। थैंक्स गिविंग त्यौहार के पहले उसके आने की सूचना मिलना एक अचंभा था। शाम को ठीक 5 बजे पहुंचा। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। झुककर बा को दिया। बा की डांट ने मुझे जीने का नया मकसद दिया। आज मेरा धंधा पानी जम गया। पग्गू को देखता था, जब वो अस्पताल आती तो बा के पैर छूती थी। मेरी माँ है तू, कहते उसने बा के पैर छुए। बा ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। पग्गू ने कहा, लो, एक और बेटा मिल गया बा को। कोख से नहीं, फटकार से पैदा हुआ बा का बच्चा जाते हुए कह रहा था, मैं बा से मिलने आता रहूँगा। और बा ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। चेहरे पर सद्य प्रसूता सी मुस्कान थी। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर हंसादीप की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी सद्य प्रसूता। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी प्रवासी साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पसंद आई है तो लाइक भी करें और साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।